Good morning, guys. I am Deepankar Jalutharia, Assistant Professor, English, Government College, Kelwada. This video is related to the students of BA Part 2nd and it covers first paper, that is English Poetry and Drama. Our today's topic is an elegy written in a country churchyard, written by Thomas Gray. I have already uploaded 5 videos related to this elegy beforehand, and now I am going to present my 6th video about this poem, an elegy written in a country churchyard. तो स्टूडेंट्स, अपन ने पहले इसके 5 पार्ट देख लिए, अब ये छठा पार्ट है. हार्ड बाई यॉन वुड नाउ स्माइलिंग एज इन इस्कॉन muttering his wayward fancies, he would rove, now drooping, woeful vain, like one forlorn, or crazed with care, or crushed in hopeless love. तो ये जो स्टेंजा है, इसमें कवि थॉमस ग्रे कहता है कि जो गांव के लोग हैं वो कवि के बारे में कहेंगे कि उसको अक्सर देखा जाता था जंगल के अंदर, नाउ स्माइलिंग एज इन स्कॉर्न, और ये जो जंगल है वो बताया गया है कि द फॉरेस्ट इज स्कॉर्नफुल, क्योंकि वो घृणा करता है ऑफ द ओपिनियंस ऑफ द वर्ल्ड, और केवल अपनी जो सुपीरियरिटी है, अपनी जो महानता है, उसके बारे में कॉन्शस रहता है. तो मटरिंग हिज वेवार्ड फैंसीज ही वुड रो, और वो बड़बड़ाता रहता था अपने दिमाग में जो भी फैंसीज, इमेजिनेशंस आया करती थी उनके बारे में बड़बड़ाया करता था अपने आप ही, खुद से बातें करता था कहने का मतलब, और उस जंगल में घूमता था. नाउ ड्रूपिंग वो फुल वैन लाइक वन फॉरलॉन, और उसको देखने से ऐसा लगता था कि इस दुनिया में एकाकी इंसान है वो. फॉरलॉन का मतलब आइसोलेटेड है. नाउ ड्रूपिंग, और उसका जो हेड था, उसका जो सिर था, वो ड्रूप करता हुआ दिखाई देता था ड्रूपिंग कंडीशन में. वो फुल वैन, और मानो बहुत सारी जो एंजाइटीज़ हैं, सोरोज हैं, ग्रिप्स हैं, उन्होंने कवि को घेर रखा हो. और क्रेज्ड विद केयर, और बिल्कुल क्रेजी, उन्मुक्त अवस्था में दिखाई देता था अपनी केयर्स को लेकर के, अपनी चिंताओं को लेकर के. और क्रोश्ड इन होपलेस लव, और उसका हाल वही था जिस तरीके से एक प्रेमी होता है और प्यार में जब उसको निराशा हाथ लगती है तो कितना चिंतित, कितना दुखी वो नज़र आता है. नेक्स्ट, वन मॉर्न आई मिस्ड हिम ऑन द कस्टम्ड हिल along the heath and near his favorite tree. Another came, nor yet beside the rill, nor up the lawn, nor at the wood was he. तो कवि थॉमस ग्रे इसमें बता रहा है कि वन मॉर्न आई मिस्ड हिम. तो यहाँ कवि कल्पना करता है कि कोई गांव का जो देहाती है वो उसके बारे में कहेगा, थॉमस ग्रे के बारे में, कवि के बारे में. वन मॉर्न आई मिस्ड हिम, कि एक सुबह मैंने उसको नहीं देखा. ऑन द कस्टम्ड हिल, उस हैबिचुअल पहाड़ी के ऊपर जहाँ पे उसको अक्सर जाते हुए देखा जाता था. अलोंग द हीथ, हीथ
का मतलब होता है कि एक वेस्ट ट्रैक्ट ऑफ लैंड कवर्ड विद बुशेस एंड नियर हिज फेवरेट ट्री, और उसका जो फेवरेट पेड़ था जिसके नीचे अक्सर उसको लेटे हुए पाया जाता था, तो वहाँ पे भी वो दिखाई नहीं दिया। अनदर कैम, यानी अगली सुबह आई, नॉर येट बिसाइड द रेल, ना ही उसको झरने के बगल में लेटे हुए देखा गया, नॉर अप द लॉन, नहीं ऊपर की तरफ जो पास्चर बना हुआ था उसमें उसको देखा गया, नॉर एट द वुड वाज ही, नहीं उस जंगल में उसको देखा गया। द नेक्स्ट विद डर्जेस ड्यू इन सैड अरे, स्लो थ्रो द चर्च वे पाथ वी सा हिम बोर्न, अप्रोच एंड रीड फॉर दू कैन रीड द ले ग्रेव्ड ऑन द स्टोन beneath yon is thorn। कवि यहाँ पे अपने बारे में फिर से कल्पना कर रहा है कि अगले दिन जब ये बताया जाएगा कि कवि मर चुका है, मर गया है, उसका जो फ्यूनरल प्रोसेसन है, द नेक्स्ट विद डर्जेस ड्यू इन सैड अरे, उसका जो फ्यूनरल प्रोसेसन है वो लेकर के जाया जा रहा है, सब यात्रा निकाली जा रही है, शोक गीत गाया जा रहा है। स्लो थ्रो द चर्च वे पाथ वी सा हिम बोर्न, स्लोली उसकी जो डेड बॉडी है उसको दफनाने के लिए चर्च के रास्ते ले जाया जा रहा है। अप्रोच एंड रीड फॉर दू कैन रीड, तो यहाँ पे उसकी जो ग्रेव है उसके ऊपर एक एपिटॉफ लगा हुआ है, एक स्मृति लेख है। तो जो कंट्री जेंटलमैन है वो पूछता है एक अन्य दूसरे फार्मर से या कंट्री साइड में रहने वाले आदमी से जो इसको पढ़ सकता है, क्योंकि उसके भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस एपिटाफ में लिखा हुआ क्या है। तो उससे कहता है कि अप्रोच एंड रीड, आओ आगे की तरफ आओ, एंड रीड पढ़ो इसको, फॉर दू कैन रीड, क्योंकि तुम इसको पढ़ने में सक्षम हो, तुम ही पढ़ सकते हो। क्योंकि उसके जो एपिटाफ था उसमें कुछ लाइंस इंस्क्राइब की गई थी जो आसानी से पढ़ी नहीं जा सके, ऐसी लैंग्वेज उसमें लिखी हुई थी, आर्टलेस स्क्रिप्चर उसके ऊपर था। द ले ग्रेव्ड ऑन द स्टोन बीनीथ योन इज थॉर्न, एक थॉर्न का जो झाड़ी है, एक श्रब है, उसके नीचे एक स्टोन है, उसमें कुछ इंस्क्रिप्शन था, तो उसको पढ़ने के लिए कहता है। तो इस तरीके से ये एलेजी है वो फिनिश हो जाती है। इसके बाद में एक एपिटाफ आता है जो उसका एपिटाफ है, स्मृति लेख, उसमें क्या इंस्क्रिप्शन दी हुई है, हियर रेस्ट्स हिज हेड अपॉन द लैप ऑफ अर्थ, हियर रेस्ट्स हिज हेड अपॉन द लैप ऑफ अर्थ, ये यूथ टू फॉर्च्यून एंड टू फेम unknown, fair science frowned not on his humble birth, and melancholy marked him for her own। तो ये जो शुरुआती लाइंस हैं किसकी, एपिटाफ की, जो कवि की कब्र के ऊपर लिखी हुई है, तो कवि खुद कल्पना करता है कि एक दिन मैं मर जाऊंगा, उसको जलाया जाएगा। तो ये कुछ लाइंस हैं, ये मेरी ग्रेव के ऊपर लिखी हुई मिलेगी, और जो भी उसकी कब्र के पास होकर के, समीप होकर के गुजरेगा, तो इन लाइंस को वो ज़रूर पढ़ेगा। और ये लाइंस थी, हियर रेस्ट हिज हेड अपॉन द लैप ऑफ अर्थ। ये जो ग्रेव है इसमें एक ऐसे पोइट या ऐसे आदमी का शव दफन है, उसने ज़िंदगी में कभी भी कोई
दौलत नहीं थी, ना ही उसके पास कोई कीर्ति थी, ना ही कोई रेपुटेशन था। तो ऐसे आदमी की कब्र है जिसके पास कुछ ज़िंदगी में कोई दौलत नहीं रही, कोई कीर्ति नहीं रही, कोई रेपुटेशन नहीं रही। फेयर साइंस फ्राउंड नॉट ऑन हिज हम्बल बर्थ, लेकिन एक मेहरबानी उसके ऊपर ज़रूर रही कि उसको भगवान ने एनफ नॉलेज इम्पार्ट की थी ताकि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से गुजार सके। एंड मेलंकली मार्क्ड हिम फॉर हर ओन, और वो एक कहा जा सकता है कि एक मेलंकली का पुत्र था। ही वॉज ए मेलंकलिक यूथ एंड वॉज टेम्परामेंटली वेरी सीरियस एंड सोबर टाइप ऑफ नेचर ही हैड। बहुत ही ग्रेव किस्म का था, गंभीर प्रवृत्ति का इंसान था। आगे कहा गया है कि लार्ज वाज हिज बाउंटी, बहुत ही चैरिटेबल पर्सन था, एंड हिज सोल सिंसियर, और उसकी जो सोल थी, आत्मा थी, बिल्कुल पायस थी। हेवन डिड ए रिकम्पेंस एज लार्जली सेंड, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी उसके पास वेल्थ भी नहीं थी, ना कोई फेम थी। इसके बावजूद भी भगवान ने उसको एक रिकम्पेंस ज़रूर दी थी। कंपेंस का मतलब होता है क्षतिपूर्ति दी थी। एज लार्जली सेंड, वो थी, उसको नॉलेज दी थी, दूसरों के प्रति, गरीब लोगों के प्रति सिंपैथी रखना, ये उसके दिल में था। चैरिटेबल पर्सन था वो। ही गेव टू मीजरी ऑल ही हैड, जो भी मीजरेबल क्रिएचर थे, जो भी मीजरेबल पर्सन थे, उनके प्रति सहानुभूति की कला उस कवि के अंदर भगवान ने दी थी। ये टीयर, और गरीब लोगों को देख करके दुखी होने वाला इंसान था। ही गेन फ्रॉम हेवन, तो ये चीज़ उसने भगवान से प्राप्त की। इट वाज ऑल ही विश्ड, और उसकी इच्छा भी यही थी कि लाइफ में उसको इस तरीके का पारितोषिक मिले। अगर ज़िंदगी में भगवान ने उसको और कुछ नहीं दिया तो कम से कम गरीब लोगों के प्रति सहानुभूति की भावना तो दी। इट वाज ऑल ही विश्ड ए फ्रेंड, और एक फ्रेंड के रूप में थी। और यहाँ पे कभी इंडिकेट भी कर रहा है जो उसका फ्रेंड था रिचर्ड वेस्ट, उसकी तरफ इशारा है। नो फर्दर सीक हिज मेरिट्स टू डिस्क्लोज or draw his frailties from their dread abode, there they alike and trembling hope repose the bosom of his father and his God। तो जो अंतिम लाइन्स है, ये कंक्लूडिंग स्टेंजा है इस एपिटाफ का, एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड नाम की पोएम का। इसमें कवि रिक्वेस्ट करता है जो उसकी ग्रेव है उसके नज़दीक होके गुजरे, तो वो कोई भी इस तरीके के उसके गुण और अवगुण हैं उनके बारे में इन्वेंट्री ना करें, क्योंकि मरने के बाद में सब कुछ समर्पित कर दिए उसने, अपने गुण भी और दोष भी। किसको? उस भगवान को। दे आर बोथ लाइंग विद गॉड, क्योंकि उसके जो वर्च्यूज़ हैं और वाइसेज हैं वो भगवान के समक्ष रख दिए, और अब वो भगवान की भुजम के ऊपर, सीने के ऊपर मरने के बाद आराम से इटर्नल स्लिप में सो रहा है। तो केवल यही वार्निंग दे रहा है थॉमस ग्रे कि मरने के बाद में मेरे गुण और अवगुण, कि मेरे पास कोई दौलत नहीं थी, मेरे पास कोई रेपुटेशन नहीं थी, इन अवगुणों की तरफ वो इशारा नहीं करे, लेकिन मेरे पास जो एक गुण था वो मिजरेबल पर्सन थे, उनके प्रति सिंपैथी रखने का था। और भगवान ने मेरे को इतनी नॉलेज दी, थोड़ी बहुत ये पोइट्री लिखने की कला दी, तो उनको अगर मेरी अच्छाई का बखान नहीं करे तो कम से कम मेरी बुराई भी नहीं करे, क्योंकि मैंने मेरे गुण और अवगुण दोनों ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत कर दिए हैं। इस तरीके से अपनी जो ये प्रेजेंट पोइम है वो ख़त्म होती है।